नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारी इस प्रश्न श्रृंखला में। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों पर। आइए इसी प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में भी हम राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात कब होती है? राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात कब होती है? देखिए, ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। सही ऑप्शन है 21 जून। देखें कैसे है, हमने पिछले वीडियो में देखा था राजस्थान के इस दक्षिणी हिस्से से, बांसवाड़ा के लगभग बीच से और डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से से एक रेखा गुजरती है और यह रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। इस कर्क रेखा पे हमने देखा था सूर्य है वो 21 जून को लंबवत चमकता है। हमने देखा था अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे 21 जून को लंबवत पड़ती है, यानी सूर्य जब कर्क रेखा पे सीधा चमकता है और वो तिथि है 21 जून। 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। अब उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटी रात भी इसी दिन को होती है, तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए राजस्थान का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात भी कब हो जाएगी? 21 जून को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। आगे देखें, एक और हमने चर्चा की थी, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में एक रेखा, थोड़ी ऊपर एक रेखा और इसके नीचे एक रेखा और। देखें, इन 3 रेखाओं को एक बार हम दोबारा देखते हैं। ये एक गोला है, इसको ये बीच की रेखा है, ये 2 भागों में बांट रही है। तो ये गोला है, इसके 2 भाग हो जाएंगे, अर्धगोला और ये एक दूसरा अर्धगोला। अब ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके बीच से एक रेखा गुजरती है, ये एकदम बीच में है, तो ये कहाँ पे है? ये 0 डिग्री पे है और 0 डिग्री पे होने के कारण इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रेखाएं इस दिशा में खींची जाती है ये होती है अक्षांश रेखाएं। अब ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये धरती के बीच से खींची गई है, इसलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। अब इस रेखा के हम ऊपर चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे एक रेखा और खींची गई है, 23.5 डिग्री पे जाकर के एक रेखा और खींची गई है और उत्तर में, ये उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसी रेखा का दूसरा नाम हो जाएगा कर्क रेखा, यानी इसके 2 नाम हैं, कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा के भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलेंगे तो 23.5 डिग्री पे जाकर के एक रेखा और खींची गई है, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और इसी रेखा का दूसरा नाम है मकर रेखा। देखें, पृथ्वी के जो बीच में है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर उत्तर में चलेंगे तो 23.5 डिग्री पे जाकर के रेखा खींची गई है, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका दूसरा नाम है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलेंगे तो 23.5 डिग्री पे जाके एक रेखा खींची गई है, ये दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और इसी का नाम है मकर रेखा। अब देखें, हमने पिछले वीडियो में इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। ये सूर्य है, सूर्य कब कौन सी रेखा पे चमकता है? देखें, सूर्य 21 मार्च को हमने पिछले वीडियो में देखा था, सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे लंबवत सीधा चमकता है। सूर्य है वो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। तो उस समय क्या होता है? भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकने के कारण इस भूमध्य रेखा पे दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं इनकी स्थिति बदलती रहती है। अब इसकी स्थिति कब बदलती है? हर 3 महीने में सूर्य की किरणों की स्थिति बदलती रहती है। मार्च से 3 महीने हम आगे चलेंगे तो अप्रैल, मई और जून। अब ये सूर्य की किरणें अब यहाँ पे लंबवत चमकेगी, कौन सी रेखा पे? कर्क रेखा पे। मार्च के बाद में देखें अप्रैल, मई और जून। तो 21 जून को सूर्य है जो हमने अभी देखा था, 21 जून को सूर्य की किरणें
कर्क रेखा पे लंबवत चमकती है, हमने अभी चर्चा की थी। अब देखें, सूर्य जब 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, इसकी किरणें लंबवत पड़ती है, तो ये कर्क रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध है, तो तब क्या होता है, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है उस समय इस उत्तरी गोलार्ध में दिन होते हैं बड़े और रात होती है छोटी। अब यहां क्या स्थिति होगी, जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। फिर क्या होता है, फिर 3 महीने बाद में स्थिति बदलती है, तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब सितंबर में जाकर के सूर्य की किरणें वापस भूमध्य रेखा पे चमकेगी, और ये स्थिति कब बनेगी, ये स्थिति बनेगी 23 सितंबर को। जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सूर्य की किरणें 3 महीने के बाद में 23 सितंबर को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे वापस सीधा चमकता है, तो फिर क्या होता है, भूमध्य रेखा पे दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसे स्थिति बदलती जाती है। फिर सितंबर के बाद में 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब सूर्य 3 महीने के बाद में कब, 22 दिसंबर को सूर्य है वो मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। अब सूर्य 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थिति वापस विपरीत हो जाती है। अब यहाँ पर दिन छोटे और रात बड़ी होती है। तो सीधा आप ये देखें कि 4 ऐसी तिथि है जब हम देख सकते हैं कि उसकी सूर्य की किरणें इन रेखाओं पे लंबवत पड़ती है। सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, तब भूमध्य रेखा पे दिन और रात बराबर होते हैं। और बाद में 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून को देखें तो सूर्य है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन छोटे और रात बड़ी होती है। और बाद में सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधा चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, और यहाँ कर्क रेखा इधर उत्तरी गोलार्ध में स्थिति विपरीत हो जाएगी, यहाँ दिन छोटे और रात बड़ी होती है। अब देखें 21 जून को अब हमारे राजस्थान से कर्क रेखा गुजर रही है, और 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़े और रात छोटी होती है। तो हमारी जून महीने में, जुलाई महीने में गर्मी पड़ती है, तो यहाँ गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पर एकदम निकट हो जाती है, और यह दक्षिण गोलार्ध से काफ़ी दूर, इसकी किरणें काफ़ी दूर होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, सर्दी पड़ती है। तो स्थिति क्या रहती है, विपरीत रहती है। तो सही ऑप्शन हम देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, 21 जून। आगे देखें, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, ये हम पहले देख चुके हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, राजस्थान का उत्तरी बिंदु हमने देखा था कोणा गांव गंगानगर, कोणा गांव गंगानगर, ये राजस्थान के उत्तर में है। और दक्षिण में हमने देखा था, दक्षिणी बिंदु हमने देखा था बोरकुंड बांसवाड़ा, और हमने ये जो लंबाई देखी थी, ये देखी थी 826 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 826 किलोमीटर ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 826 किलोमीटर। ये एक सामान्य सा प्रश्न है। फिर है अगला प्रश्न, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है। ये पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, ये हमने देखा था, इधर पूर्वी बिंदु सिलाना गांव जो धौलपुर में है, और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर, ये हमने देखा था। और ऑप्शन है 825 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 890 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 869 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, राजस्थान की विकर्ण की लंबाई कितनी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण। देखें, विकर्ण आप सभी जानते हैं, ये जो आकृति है इसके शीर्ष को मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं, ये विकर्ण है। अब इसने पूछा है, प्रश्न कह रहा है राजस्थान की विकर्ण की लंबाई कितनी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है ये विकर्ण, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व है, ये इस विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो इस विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर। अब इनको याद कैसे रखना है हम आगे देखेंगे। तो ऑप्शन देखें, 720 किलोमीटर, 830 किलोमीटर, 784 किलोमीटर, 860 किलोमीटर।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा 784 किलोमीटर। ये ऐसा प्रश्न है जैसे आप लंबाई याद करते हैं, चौड़ाई याद करते हैं, वैसे आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का दक्षिण पश्चिम से जो उत्तर पूर्व का विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, तो हो जाएगी 784 किलोमीटर इसकी लंबाई। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की विकर्ण की लंबाई कितनी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व? ऑप्शन है 720 किलोमीटर, 830 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 940 किलोमीटर। तो देखिए राजस्थान की विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व है, उत्तर पश्चिम से ये जो दक्षिण पूर्व है इसकी लंबाई पूछी है, तो इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। ये इसके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 850 किलोमीटर। अब देखो इस विकर्ण को आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, आप यहाँ से चलें क्योंकि ये क्रम से बढ़ते जाएंगे। देखें इधर सबसे पहले आप इधर से चलें, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है 784 किलोमीटर। अब आगे क्रम से बढ़ती जाएगी, आप यहाँ से अब एक कदम बढ़ाएं, यहाँ राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी 826 किलोमीटर, ये थोड़ा बढ़ गया है। फिर आप एक कदम बढ़ाएं और इधर चलें, ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई, ये लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई है 850 किलोमीटर। फिर आप चलें एक कदम और बढ़ाएं और देखें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, तो ये चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर। अब आप देखेंगे 784 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, तो ये आप देखेंगे तो क्रम से 784, 826, 850, 869 ये बढ़ती जा रही है। और आपको लिखित में इसलिए बताया है ताकि लिखित में हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो आसानी से याद रह जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, हमने देखा है 850 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? ऑप्शन है अजमेर, नागौर, पाली, भीलवाड़ा। देखें राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है वो है नागौर। आप मैप में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा नागौर ही ऐसा जिला है जो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। आप इसमें देख सकते हैं ये मध्यवर्ती जिला नागौर, नागौर की आकृति कुछ ऐसी है और ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। ये एक सामान्य सा प्रश्न है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? अब मध्यवर्ती जिला नागौर है तो मध्यवर्ती गांव भी नागौर जिले में ही होगा। देखें ऑप्शन है लामपोलाई, अमरपुरा, जोहरड़ा, डेह, तो सही ऑप्शन हो जाएगा लामपोलाई। ये नागौर का गांव है और ये राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है वैगनर सिद्धांत, हेंडले सिद्धांत, बर्नर सिद्धांत, मित्तल सिद्धांत। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने सिद्धांत दिए हैं और जो राजस्थान की स्थलाकृति है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा वैगनर सिद्धांत। जो भी भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं और उनके सिद्धांत मुख्य रूप से उनके नाम से ही जाने गए और राजस्थान की स्थलाकृति है वो वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की स्थलाकृति पहली बार बताने वाला विद्वान कौन था? यानी राजस्थान की स्थलाकृति या राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो कैसी है ऐसा बताने वाला, पहली बार बताने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन है C.S. शिंदे, B.R. वैगनर, T.H. हेंडले, R. प्रिंसेस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा T.H. हेंडले। ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पहली बार बताया कि राजस्थान की आकृति कैसी है। देखें आप, ये राजस्थान का मैप है तो राजस्थान की आकृति हम कह सकते हैं पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो राजस्थान की स्थलाकृति पहली बार बताने वाला विद्वान कौन था? T.H. हेंडले। इन्होंने बताया कि राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो कैसी है। अगला प्रश्न देखें, T.H. हेंडले की सलाह पर जयपुर के किस शासक ने जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया था? यानी ऐसे शासक का नाम बताना है जिन्होंने जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। किसकी सलाह पर?
TH हेंडले की सलाह पर? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जयपुर के वो शासक थे जिन्होंने TH हेंडले की सलाह पर जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। ये हम इतिहास से संबंधित जब प्रश्न आएंगे उनमें भी ये प्रश्न आपके सामने आएगा कि जयपुर शहर को गेरुआ रंग से किसने रंगवाया था। तो राम सिंह द्वितीय सही ऑप्शन हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। तो इस प्रकार ये हमारे 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम फिर राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके सामने उपस्थित होंगे और आप इन प्रश्नों को जब भी समय मिले आप वापस रिवाइज करते जाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।